राज्य इतना इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे बढ़ा जा रहा है। आगे चलकर यहाँ पर लीला तिलकम नाम का एक काव्यशास्त्र था, उसकी रचना हुई। और लीला तिलकम नाम के काव्य शास्त्र की रचना हुई। ये लीला तिलकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना हुई। और ये बेसिकली मणिप्रवाल शैली में इसकी रचना हुई। मणिप्रवाल शैली का मतलब होता है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा का मतलब, हीरा का अर्थ यहाँ पे संस्कृत भाषा से है और मूंगा का अर्थ यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं से है। तो आगे हम चलकर देखते हैं कि भाई 12वीं शताब्दी में और भी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। 12वीं शताब्दी में ये वो समय था जब बहुत सारे राजाओं ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए और मंदिर बनवाने के बाद भगवान को अपने राज्य को समर्पित कर दिया और खुद उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। 12वीं शताब्दी में गंगवंश का एक प्रतापी राजा था और उन राजा का नाम था अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने पुरी में यानी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया और साथ ही साथ उनके समय के जो नेक्स्ट राजा थे, अगले जो राजा थे 1230 के आसपास, अनंग भीम, वो उनका नाम था अनंग भीम तृतीय थे वो। उन्होंने अपना समस्त राज्य जगन्नाथ जी को सौंप दिया और खुद उनके प्रतिनियुक्ति के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। तो हम ये यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा हैं वो भगवान को अपना सारा का सारा राज्य समर्पित करके उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करना शुरू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही मंदिरों की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई कि राजाओं ने मंदिर में भगवान को सब कुछ दे दिया और उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करने लगे, तो मंदिरों की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। साथ ही साथ मंदिरों की इम्पोर्टेंस के साथ मंदिरों पर हमले भी बढ़ गए। बहुत सारे राजाओं ने मंदिरों पर हमले किए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मंदिरों पर हमले करने का मतलब होता था समस्त जनता के द्वारा ये दिखाना कि अब हम बहुत बलवान हैं और अब हमारा राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जगन्नाथ मंदिर को अपना सारा का सारा राज्य दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर पर पहले कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अब सारी की सारी जो जनता है, तो उसने जिस राजा ने कब्जा किया है उसी राजा को अपना अगला राजा मान लिया। तो इस तरह से मंदिरों पर हमले बढ़ गए। ये मंदिरों पर हमले किन्हीं लोगों ने किए, बेसिकली मराठाओं के हमले हुए और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हमले यहाँ पर देखे गए। आगे हम देखते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों में राजपूत संस्कृतियाँ भी बड़ी महान हैं। राजस्थान में बेसिकली माना जाता है कि भाई राजस्थान का जो एरिया है वो पूरा का पूरा राजपूती एरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या वहाँ पर सारे ही वर्ग, सारे ही लोग राजपूत हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन बेसिकली क्योंकि राजपूत की कहानी किससे हम ज़्यादा सुनते हैं और वो ज़्यादातर राजस्थान के ही हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजपूती संस्कृतियाँ पली बढ़ी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजपूत राजस्थान के अलावा भी विभिन्न जगहों पर पाए गए। आगे हम देखते हैं कि राजपूत के जो बहादुरी के किस्से होते थे, राजपूत राजाओं के जो बहादुरी के किस्से होते थे, वो बेसिकली वहाँ के चरण भाटों के द्वारा गाए जाते थे। यानी ये चरण भाट कौन होते थे? ये जगह जगह एक खाना बदोशी की तरह होते थे और जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और ये गा गा कर किसी राजा के बारे में बखान करते थे। यानी राजा के शूरवीरों की स्मृतियाँ बताते थे कि वो राजा कितना शूरवीर था और सारे के सारा जो उनकी वीरता के बारे में वो सारी चीज़ें गा गा कर सुनाते थे। अच्छा, इनके गायकी में राजाओं के बीच में जो झगड़े का कारण होती थी, ये गाकर जब सुना रहे होते थे तो राजाओं के बीच में जो झगड़े का कारण होती थी वो स्त्रियां ही झगड़े का कारण होती थी। या तो स्त्रियों को ले आना या स्त्रियों का हरण कर लेना या किसी की रानी की वजह से लड़ाई हो जाना, जैसा कि हमने एक पद्मावत नाम की स्टोरी भी देखी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों की वजह से ज़्यादातर लड़ाइयाँ स्त्रियों की वजह से होती थी और ये चरण भाटों के द्वारा गाई भी जाती थी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी स्त्रियां थीं जो अपने मृतक पति के साथ सती हो जाया करती थी। यानी शूरवीरता के साथ साथ कहीं ना कहीं महिलाओं की वीरता की कहानी भी सुनाते थे ये चरण भाट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं।
आगे हम देखते हैं नृत्य के बारे में। नृत्य वो भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नृत्य में बेसिकली कथक एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है और शास्त्रीय नृत्य के तौर पर उसको मान्यता दी जाती है भारत में, और ये भारत में मान्यता दी गई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। लेकिन इससे पूर्व कथक का अस्तित्व क्या था वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कथक का अर्थ होता है कथा, और कथक एक कथा है। लेकिन कथक कहते किसे हैं? कथक कहते हैं कहानी सुनाने वाले को। ये जो कहानी सुनाने वालों की एक जाति होती थी जिसे कथक कहा जाता था। ये जो जातियाँ थी ये बेसिकली रासलीला यानी श्री कृष्ण जी की रासलीला के बारे में जो कथाकार होते थे वो नृत्य के साथ साथ जब नृत्य करते थे तो उनके जो हाव भाव होते थे, उनके जो जेस्चर्स होते थे, उन जेस्चर्स के माध्यम से वो रासलीला, मतलब प्रभु ने अपने समय में रासलीला कैसे की, वो इस चीज़ को दिखाते थे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये जो कहानी सुनाने वाले लोग हैं, जो कथक कहानी सुनाते हैं, ये बेसिकली राजस्थान की तरफ और लखनऊ की तरफ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। राजस्थान और लखनऊ की तरफ हम देखते हैं कि अवध के अंतिम राजा थे जिनका नाम, अवध के जो अंतिम शासक थे, बेसिकली अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह। कौन से शासक थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये जो कथक जाति थी, ये जो कथक एक पॉपुलैरिटी थी, ये नृत्य बहुत फेमस हुआ क्योंकि वाजिद अली शाह ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। आगे चलकर तकरीबन 1875 में 1875 के आसपास आगे चलकर इसकी प्रस्तुति की जाती थी। अब इसकी प्रस्तुति विभिन्न तरीके से की जाती थी और इसकी प्रस्तुति होती थी क्लिष्ट और द्रुत के माध्यम से। क्लिष्ट और द्रुत के माध्यम से कथक की प्रस्तुति क्लिष्ट और द्रुत के माध्यम से की जाती थी, और ये दोनों पद होते थे जिन्हें गाते गाते आगे नृत्य को प्रोसीड किया जाता था, आगे नृत्य को आगे बढ़ाया जाता था। आगे हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता से पहले तक इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जिनके दरबार में इस तरीके के नृत्यों को मान्यता मिलती थी और इन्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाता था। जैसे कि एक राजा का नाम हम पहले से बता चुके हैं, वाजिद अली शाह। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली। और बेसिकली ये जो 6 शास्त्रीय नृत्य थे, इनमें जैसा कि हम जानते हैं, एक कथक, दूसरे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता था, कथकली जो केरल में था, उड़ीसी जो उड़ीसा में था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी मणिपुर में। ये कुछ 6 शास्त्रीय नृत्य थे जिनको इस समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। आगे हम देखते हैं लघु चित्रकला। पहले तो मुगलों के समय में ही लघु चित्रकला काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियों में भी लघु चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा। लघु चित्रकला में छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे इसमें, और लघु चित्रकला में बेसिकली जल रंग यानी पानी के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये इस्तेमाल कपड़े पर होता था या तो फिर कागज़ पर होता था। लेकिन बहुत प्राचीन समय में लघु चित्रकला जो थी वो ताल के पत्रों पर और लकड़ी की तख्तियों पर की जाती थी। इन चित्रकलाओं में बेसिकली सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते थे, और ये चित्र जैन ग्रंथों पर आधारित होते थे। शुरुआत में जब बनाए जाने लगे तो जैन ग्रंथों पर आधारित थे। हम ये देखते हैं कि लघु चित्रकला में मुगलों ने भी अपना अहम योगदान दिया। अकबर के समय में, शाहजहाँ के समय में लघु चित्रकारी की जाती थी, और इन चित्रकारों में बेसिकली दरबार को दिखाया जाता था, किसी लड़ाई शिकार के दृश्य को दिखाया जाता था, सामाजिक जीवन को दिखाया जाता था, या जीवन का कोई एक पहलू था जिसे दिखाया जाता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि लघु चित्रकला बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें किन्हीं सिनेरियो को दिखाने की कोशिश की जाती थी।
आगे हम देखते हैं लघु चित्रकला में आगे चलकर कुछ और परिवर्तन आए, क्योंकि कंपनी ने तो इन्हें संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो मुगल कला के समय में लघु चित्रकारी तो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसके रूप भी अलग अलग थे। जैसे आधुनिक हिमालय क्षेत्र में, जो आज का हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर बेसिकली बसोली नाम बड़ा पॉपुलर रहा। और ये नाम इतना पॉपुलर क्यों रहा? क्योंकि बसोली जो है ये एक शैली है। किस तरह की शैली है? ये भी लघु चित्रकला की एक शैली है जो वहाँ पर बहुत पॉपुलर हुई। आधुनिक हिमाचल प्रदेश में ये बहुत पॉपुलर हुई। इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ इस बसोली शैली में एक लोकप्रिय पुस्तक का चित्रण किया गया। इस शैली में एक लोकप्रिय पुस्तक का चित्रण किया गया बसोली शैली में। और ये जो लोकप्रिय पुस्तक थी उसका नाम था भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, इसका क्या नाम था? भानुदत्त की रसमंजरी। ये कौन सी शैली में थी? ये थी बसोली शैली में। इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हुई? क्योंकि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण जब भारत में हो रहा था, तो नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के बाद धीरे धीरे मुग़ल कलाकार मैदानों की तरफ जा रहे थे, मैदानों की तरफ, ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। कुछ दक्षिण के क्षेत्रों में जाकर बस गए, कुछ राजपूताना क्षेत्रों में जाकर बस गए और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृतियाँ जो थी वो इधर उधर फैल गईं, विभिन्न अन्य जगहों पर जाकर चली गईं। क्योंकि जैसे ही मुग़ल काल का पतन होने लगा, आगे चलकर ये जो संस्कृति, मतलब ये जो कलाकार थे, वो अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए। इसी वजह से हमें आधुनिक हिमाचल प्रदेश में बसोली शैली देखने को मिलती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब कुछ मुग़ल कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, तो वहाँ पर एक और नई कला शैली विकसित हुई जिसका नाम था कांगड़ा शैली। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी विभिन्नताएं देखो। आधुनिक हिमाचल प्रदेश में बसोली शैली, क्योंकि कुछ पूछा जा सकता है इसलिए सभी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कांगड़ा शैली, तो कांगड़ा शैली जो थी वो बेसिकली वैष्णव परंपरा पर आधारित थी। वैष्णव परंपरा पर आधारित थी। विष्णु के भक्त या विष्णु से संबंधित जो चित्रकारी थी वो की जाती थी। और इसमें बेसिकली नीले और हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और कांगड़ा शैली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काव्यात्मक निरूपण शैली थी। काव्यात्मक निरूपण शैली, काव्य का मतलब जिसमें दोहा, चौपाई से संबंधित, जिसको गाया जा सके, काव्यात्मक शैली थी। और ये बेसिकली वैष्णव परंपरा पर आधारित थी। आगे हम देखते हैं, ये बात होती है 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व की, जहाँ पर कुछ और भी बदलाव आ रहे थे 3री-4थी शताब्दी में। यहाँ पर बंगाल और मगध में वाणिज्यिक संबंध थे। 3री-4थी शताब्दी के आसपास हम देखते हैं बंगाल और मगध में कुछ आपस में वाणिज्यिक संबंध थे। आगे चलकर यहाँ पर गुप्त वंशों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और गुप्त वंशों का नियंत्रण स्थापित हो जाने के कारण गुप्त वंशों ने यहाँ पर, यानी बंगाल में बेसिकली बंगाल में ब्राह्मणों को रहने की अनुमति दे दी। अब जब धीरे धीरे यहाँ पर ब्राह्मण रहने लगे, तो पहले बंगाल में वहाँ की जनजातीय भाषाएं थी। आगे चलकर जब वहाँ ब्राह्मणों ने रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रचार होने लगा, संस्कृत भाषा अपने अस्तित्व में आने लगी। आगे चलकर बंगाल एक फेमस प्लेस है। हम ये देखते हैं कि मुग़लों ने भी इस पर आक्रमण किया, आगे चलकर कंपनी ने भी आक्रमण किया, सब ने बंगाल पर आधिपत्य करने की कोशिश की। संस्कृत भाषा के बाद यहाँ पर मुग़लों का आक्रमण हुआ। मुग़लों के आक्रमण से यहाँ पर उर्दू भाषा, फ़ारसी भाषा का भी यहाँ पर उद्भव देखा गया। लेकिन फ़ारसी भाषा बंगाल में बिल्कुल गहराई तक नहीं थी। यहाँ पर प्रशासन की भाषा थी और प्रशासन की भाषा फ़ारसी थी। यानी प्रशासनिक तौर पर तो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन गहराई से जो भाषा थी बंगाल की, वो या तो संस्कृत भाषा थी या वहाँ की जनजातीय भाषा थी। आगे चलकर ये पाते हैं कि गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार यहाँ देखने को मिलता है। बंगाल में बहुत सारा शब्द भंडार यहाँ देखने को मिलता है। तो बंगाल की भाषा के बारे में अगर हम बात करें, तो ये
दो प्रकार की है, एक संस्कृत भाषा का मिश्रण है यानी संस्कृत भाषा है, और दूसरी अपने आप में स्वतंत्र है। जो बंगाल की भाषा है वो दो भाषाओं पर आधारित है, एक स्वतंत्र और दूसरी संस्कृत भाषा। तो जो संस्कृत भाषा है उसका प्रभाव हमें मंगल काव्य में देखने को मिलता है, मतलब मंगल काव्य से ओतप्रोत है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर चैतन्य देव थे, एक संत थे चैतन्य देव, उनसे ओतप्रोत है। और आगे चल के हम ये देखते हैं जो स्वतंत्र भाषा है वो नाथ साहित्य से संबंधित है। स्वतंत्र भाषा नाथ साहित्य से संबंधित है, जिसमें बहुत सारी कथाएं लिखी गई, जैसे परी कथाएं, जैसे लोक कथाएं, क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा थी इसलिए सभी लोगों को समझ में आती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बंगाल की भाषा है वो दो भाषाओं से इन्फ्लुएंस्ड है। अब बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जिसका जो पश्चिमी एरिया है, जिसको आज का हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र उतना उपजाऊ नहीं था। तो आगे धीरे धीरे जो बंगाली लोग थे इन्होंने ये आगे बढ़े उपजाऊ क्षेत्र की तरफ। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ने लगे। तो पश्चिम बंगाल से इन्होंने अपना रुख धीरे धीरे पूर्व बंगाल की तरफ किया। और ये जो जनजाति थी, यहाँ की जो जनजाति थी, और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल के लोग थे वो चावल की खेती खास तरीके से करते थे। एक खास तरीके से ये लोग चावल की खेती करने लगे। और जो पूर्वी बंगाल की कुछ जनजातियाँ थीं वो भी धीरे धीरे अब किसान बनने लगी। तो हम ये देखते हैं किसानों का एक नया वर्ग यहाँ पर हमें दिखाई। इन्हीं दिनों बंगाल में मुग़लों का शासन बढ़ने लगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मुग़लों का भी एक ध्यान कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ था। तो मुग़लों का शासन जब बंगाल की तरफ बढ़ने लगा, बंगाल में जब मुग़लों का शासन बढ़ने लगा, तो इस समय में मुग़लों ने ढाका को राजधानी के रूप में चुना, यानी बंगाल में ढाका को राजधानी के रूप में चुना। लेकिन अगर आज का हम देखें तो आज का ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश में आता है। लेकिन उस वक्त क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश सब एक ही था, तो ढाका को उन्होंने राजधानी के रूप में चुना। और इस राजधानी में क्या होता था, अक्सर धर्म परिवर्तन होते थे। धर्म परिवर्तन मतलब यहाँ पे पीर होते थे, यानी पीर एक आध्यात्मिक नेता थे। और यहाँ पर ये जो ढाका था ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन होते थे। आप हर किसी बात को बड़े ध्यान से सुने, इसीलिए मैं कई बार रिपीट भी करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो बंगाल में जो ढाका प्लेस था वो बेसिकली धर्म परिवर्तन के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। अब यहाँ पर जो बाहरी लोग आते थे, क्योंकि ये केंद्र था, तो कई बार बाहरी जो व्यापारी वर्ग थे वो भी यहाँ आने की चेष्टा करते थे, आने की कोशिश करते थे। तो जो बाहरी लोग आते थे तो वो आश्वासन लेना चाहते थे। किस प्रकार का आश्वासन, कि अगर हम वहाँ आते हैं तो हमारे धर्म में कोई परिवर्तन ना हो या हम सही सलामत यहाँ से चले जाएँ। तो इस तरीके का आश्वासन वो पाना चाहते थे, और ये आश्वासन देने वाले थे पीर। पीर का मतलब वहाँ के नेता। कौन सा नेता, जो वहाँ का आध्यात्मिक नेता हो, जो वहाँ उन लोगों को आध्यात्मिक उनका मार्गदर्शन कराता हो। तो ये जो पीर नेता होते थे ये लोगों को आश्वासन देते थे कि जब वो यहाँ आएंगे तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब लोगों का भरोसा धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर थे, मंदिर मतलब ये जो बंगाल के मंदिर थे या कहीं के भी मंदिर, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो मंदिर होते थे ये अक्सर शक्तिशाली लोगों के द्वारा बनाए जाते थे। और मंदिर बहुत अच्छे ढंग से बनाए जाते थे, उसमें बहुत सारी नक्काशियाँ कलाकारियाँ की होती थी ताकि लोग उनसे प्रभावित हों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आध्यात्म का केंद्र होते थे। तो एक तो शक्तिशाली लोगों के द्वारा मंदिर बनाए जाते थे, दूसरे निम्न समूहों के द्वारा मंदिर बनाए जाते थे। अब इन निम्न समूहों को ध्यान से समझें। निम्न समूह जो मंदिर बनवाते थे वो बेसिकली ईंटों के बने होते थे और मिट्टी और गारे के बने हुए मंदिर होते थे। ये बहुत साधारण मंदिर थे। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो भारत आने के बाद निम्न समूहों को आर्थिक अवसर मिलने लगे। आर्थिक अवसर मतलब अब ये निम्न समूह कौन होते थे, ये शिल्पकार थे, दस्तकार थे, मजदूर थे, जो इस तरीके के काम करते थे। तो ऐसे लोगों को आर्थिक अवसर मिलने लगे। जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक के तौर पर, मतलब उनसे काम करा लिया जाता था, पैसे दे दिए जाते थे। शिल्पकारों को विभिन्न तरीके से, दस्तकार होते थे, बुनकर होते थे,
तो जैसे हम जानते ही हैं भाई, कपड़ा उद्योग बहुत चरम सीमा पर था, तो यूरोपीय कंपनी यहाँ पर कपड़ा बुनकर की तलाश में रहते ही थे। तो इस तरह से ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को काम मिलने लगा, और जैसे ही उन्होंने काम मिला उन्होंने इनका लाभ उठाया, और लाभ उठाते उठाते धीरे धीरे इन्होंने अपने मंदिर बनाने में डिफरेंट तरीके से मंदिर बनाने का इस्तेमाल किया। यानी मंदिर बनाने में एक डिफरेंट तरीका यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो वर्ग थे, जो पहले निम्न वर्ग कहलाते थे, अब इन वर्गों में बढ़ोतरी होने लगी। अब ये कहीं ना कहीं आर्थिक तौर से संपन्न होने लगे, तो इन्होंने नए मंदिर बनवाए। अब इन नए जो मंदिर होते थे, इसमें छप्परदार झोपड़ियाँ होती थी। इन मंदिरों को दो चाला, चौचाला, यानी 4 छतें, 2 छतें, इस तरह से इन्हें बनाया जाता था, और यही शैली बंगाल की शैली कहलाई। आगे चलकर ये शैलियाँ जो थी वो बंगाल की शैली अब कहलाई, जिन्हें आगे चलकर मुग़लों ने भी ऑप्ट किया। मतलब मुग़लों ने बहुत सारे ऐसे 2 चाला, चौचाला नाम के छत बनवाए, जिनसे बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो अब हम ये देखते हैं कि निम्न वर्गों के द्वारा भी मंदिर बनवाए जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम बातें थी। धीरे धीरे जो निम्न वर्ग थे उनमें उनकी आर्थिक संपन्नता में भी बढ़ोतरी आने लगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन 2 चाला, चौचाला जो मंदिर हैं, इनका एक एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल में, एक बांकुरा ज़िले में, पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में विष्णुपुर का मंदिर है। एक विष्णुपुर का मंदिर है, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से सुने। और दूसरी चीज़ ये भी है वृहद पुराण में। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कई बार पत्थरों पर उकेरी हुई कुछ आकृतियाँ हैं। उन आकृतियों में ये दिखाया जाता है कि जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं मछली काटते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी स्थानीय लोगों का मुख्य भोजन क्या था? स्थानीय लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल था। पानी की अधिकता की वजह से वहाँ के लोग चावल उगाने में निपुण थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बंगाल के लोग जो थे वो खास किस्म अपनाते थे चावल को उगाने के लिए। तो चावल को उगाने के लिए जब वो खास किस्म का यूज़ करते थे, तो वहाँ पर आसपास में ये जो एरिया था, डेल्टाई प्रदेश था, तो वहाँ पर मछलियाँ ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगी। मछलियों की वजह से वहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन होता था वो मछली और चावल था। इसीलिए तो हम आज भी पढ़ते हैं कि बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है भाई? मछली और चावल है। तो यहाँ पर क्या था कि मछलियों की अधिकता थी, और मछली उनके खाने का अहम, मतलब ये मान लीजिए कि रोज़ के खाने में मछली का यूज़ होता था। वृहद पुराण के अनुसार, अब यहाँ पर ध्यान से समझें, वृहद पुराण के अनुसार, वृहद धर्म पुराण के अनुसार, जो वहाँ के कुछ स्थानीय ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते भाई, वो तो प्योर वेजिटेरियन ही होते हैं। तो जो स्थानीय ब्राह्मण थे उन्हें भी खास किस्म की मछली खाने की अनुमति थी। खास किस्म की मछली खाने की ब्राह्मणों को अनुमति दी गई थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी बंगाल में मछली का खाना, बहुत पॉपुलर था। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, और यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम सीधा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर 2 से 3 बार आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। और बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच।